हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड आज से इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले इंग्लिश ग्रामर के रूल के ऊपर बेस करके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एरर करेक्शन क्वेश्चंस जो आपका इंग्लिश ग्रामर जहां पे भी जैसे भी एग्जाम हो, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, या हो सकता है आप एमबीए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो, जहां पे भी इंग्लिश ग्रामर का एप्लीकेशन है वहां पे ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमनली मतलब देखे जाते हैं। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज दैट यहाँ पे हम लोग का दो फायदा होगा। एक तो हमने वो रूल सीखना है, तो वो रूल कैसे काम करता है वो हम सीख लेंगे, ऊपर से उन रूल के ऊपर जो क्वेश्चन कैसे बेस होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द सीरीज। ये बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत सारे वीडियोस इसमें आने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे रूल्स है, इतने सारे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस है, तो बहुत कुछ इसमें ऐड होने वाला है। ठीक है, तो आपके ग्रामर इंग्लिश ग्रामर लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू कैन कमेंट, यू कैन स्क्रीन में कहीं ना कहीं नंबर आएगा, आप लोग आपका क्वेश्चन मैसेज भी कर सकते हो, आई विल आंसर टू दैट। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या है देखो, वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो पहले तो इस क्वेश्चन, दिस आर क्वेश्चंस ऑफ एरर। ओके, तो आपका टॉपिक होगा फाइंड एरर इफ एनी। अगर कहीं पे कुछ एरर दिखता है तो उसको मार्क करना है। नॉट नेसेसरी हर सेंटेंस में एरर होगा, अगर कहीं पे होता है तो उसको हमें मार्क करना है। तो वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ, ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस पहला क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एरर दिखा तो क्या है, देखो पहला क्वेश्चन में ये सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट। व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है जो, फॉर एग्जांपल आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ जो होता है ना, आई हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। अगर ये सब के बारे में आपको डिटेल जानना है तो आप मुझे कमेंट करो कि अगर आपको व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, व्हाट इज पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म, इन सब के बारे में अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो मुझे आप कमेंट करो, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, फिलहाल के लिए जान के रखो कि आई, इफ आई इज द सब्जेक्टिव केस, मी इज द ऑब्जेक्टिव केस, my is the possessive adjective form, mine is the possessive pronoun form, तो इसका reflexive pronoun form होगा myself। तो जितने भी self and selves वाले words होते हैं, right? तो example myself, himself, herself, itself, themselves, ये ourselves, itself, oneself, ये जितने भी self and selves वाले words होते हैं ना, they are called reflexive pronouns। तो मैं example, एक दो example यहाँ पे लिख के देता हूँ। words like myself, himself, herself, etc। आपको समझ में आ चुका होगा, ये जितने भी सेल्फ एंड सेल्व्स वाले वर्ड है तो वो वर्ड्स, इनको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि सर्टेन वर्ड्स लाइक अवेल, यहाँ पे जैसे आपको क्या मिल गया, अवेल मिल गया, राइट? सर्टेन वर्ड्स लाइक अवेल, एक्यूट, नो, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, एक्सर्ट, अडॉप्ट, मैं लिख के दूंगा आपको लिस्ट। ये सारे वर्ड्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेगा। तो कुछ कुछ वर्ड्स जैसे कुछ कुछ, ये जनरली क्या है, ये वर्ब है, राइट? ये क्या है, ये वर्ब है, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल है ये, एंड ये मेन वर्ब है यहाँ पे। तो अवेल, तो वर्ब्स लाइक अवेल, अच्छा मैं इसको सेपरेट लिख देता हूं। अगर आप अपने साथ पेन नोट कर रहे हो या कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ आपको नोट करने के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपको फ्यूचर में भी चाहिए होगा, तो आई रियली फील दैट आपको ये सारी चीजें नोट करके रखना चाहिए। तो वर्ड्स लाइक अवेल, रिकॉन्सिल, अम्यूज, एक्सर्ट, ठीक है, फिर अडॉप्ट, एंजॉय, एब्सेंट, ये जितने भी वर्ड्स है, ये जितने भी वर्ब्स है। फिर अप्लाई भी होगा इसमें, अप्लाई, आप अप्लाई भी लिख के रख सकते हो, एटसेट्रा। ये सारे वर्ब्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं आरपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे वर्ब्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, वन मस्ट अवेल था। अभी ये अभी आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस वन, सब्जेक्ट क्या है इसका, वन है। अगर वन है तो वन सेल्फ होगा, ही है तो हिमसेल्फ होना था, शी होने से हरसेल्फ होना था। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसका ही तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज होगा, राइट? तो वन मस्ट अवेल वन सेल्फ होगा यहाँ पे वन सेल्फ मिसिंग था, तो आपका राइट आंसर होगा वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। देखो, आपको रूल पता होने से, सिस्टम पता होने से चीजें आसान हो जाता है, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, अ वेरी इजी सेंटेंस, हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, राइट? ही वॉज एब्सेंट। तो अब भी इफ यू रिमेंबर द रूल, अभी हमने क्या देखा है कि एब्सेंट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। मैंने क्या बोला? एब्सेंट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, लेकिन यहां पे सेंटेंस क्या है अपने पास? ही वॉज एब्सेंट। यहां पे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नहीं, आप इसको यूज भी कैसे करोगे? ही वॉज एब्सेंट हिमसेल्फ। अजीब नहीं लगेगा? हा? क्योंकि बचपन से तो आप मैम आई वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ लूज मोशन, ऐसे एक्सक्यूजेस अब डायरी में लिख के, जब भी मतलब एब्सेंट होते थे ऐसा लिख के हमने अपने टीचर्स को शो किया है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा? हमने तो लाइफ में कभी किया नहीं है। आप बहुत स्टूडेंट्स है जो ऐसे सोच रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पे एक कैच है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्शन। द कैच इज, अगर एब्सेंट, ये जो एब्सेंट शब्द है ना, व्हेन एब्सेंट सेंटेंस में इज एन एडजेक्टिव फॉर्म आता है। अगर सेंटेंस में बस एब्सेंट देखने से आप आंख बंद करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सी ये कौन सा फॉर्म में आया हुआ है। व्हेन एब्सेंट इज यूज्ड इन एडजेक्टिव फॉर्म, देन नो, फिर से आरपी लिख रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड, कुछ नहीं यूज होगा। लेकिन when absent is used as verb, सेंटेंस में जब वर्ब आएगा ना, ऐसे वर्ब के फॉर्म में एब्सेंट वर्ड यूज हो रहा है, तब जाके आपके साथ, आई मीन एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो यहां पे देखो, ही वॉज एब्सेंट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। कैसे पता चला? आपको मन में सवाल आ सकता है, सर कैसे पता चल गया एब्सेंट एडजेक्टिव है? कॉमन सेंस का बात है। हाँ, जस्ट लिसन टू मी। अगर मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल, आप सबको पता है ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव हियर, राइट? क्योंकि ब्यूटीफुल, शी जो सब्जेक्ट है, आई मीन जो प्रोनाउन है यहाँ पे, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है। वो कैसी है? वो सुंदर है। एडजेक्टिव का काम ही होता है ना नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे अगर शी इज ब्यूटीफुल या ही इज इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होगा या ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा, तो ही वाज एब्सेंट में एब्सेंट एडजेक्टिव नहीं होगा, प्रेडिकेटिव यूज। आप सोच के देखो, ये डिटेल वे में अगर आपको सोचना है तो प्रेडिकेटिव यूज में ऐसा यूज हो रहा है। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ही इज इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, तो ही वाज एब्सेंट में एब्सेंट भी तो एडजेक्टिव ही होगा ना, क्योंकि सेम फॉर्मेशन है, सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम हो गया। तो ऐसे अगर सोचोगे ना, चीजें आसान हो जाएगा। आप बिना रटे बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे एब्सेंट क्या हो गया? एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया, तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज, तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। लेकिन हमने तो अभी यहाँ पे ये भी देखा है ना, एब्सेंट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। अभी एब्सेंट कब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा? हमने क्या देखा? व्हेन एब्सेंट इज यूज्ड एज अ वर्ब। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं? ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मैं, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। यहाँ पे एब्सेंटेड का फॉर्म क्या है? आई मीन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट्स अ वर्ब, इजंट इट? तो यहाँ पे हिमसेल्फ इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो ही के बारे में बता रहा है। तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को एब्सेंट करवाया। अभी वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स होता है एक्शन। उसने क्या एक्शन किया? उसने एब्सेंट होने का एक्शन किया। तो यहाँ पे एब्सेंट एज अ वर्ब फॉर्म आ गया। तो इसीलिए मैंने कहा था, व्हेन, ये सारे वर्ड्स तो ठीक है, बाकी वर्ड्स, लेकिन व्हेन एब्सेंट इज यूज्ड एज अ वर्ब, ओनली देन कैन यू यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इट। ठीक है? आप वैसे ही हमेशा एब्सेंट देखने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैठा दोगे, ऐसा नहीं होता है। एब्सेंट जब वर्ब के फॉर्म में आएगा, तब आप इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। आई बिलीव इट इज क्लियर। चलो अगला देखते हैं। यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड पीपल। देखो, कोई एरर है क्या? यू शुड कीप योरसेल्फ अवे
फ्रॉम बैड पीपल। अचानक से आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रूल काम कर रहा है। हमने अभी क्या देखा था, सर्टेन वर्ब्स जो अवेल, रिकॉन्सिल, अम्यूज, एक्सर्ट, अडॉप्ट, एंजॉय, एब्सेंट, अप्लाई एक्सेट्रा, ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। लेकिन देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। तो वर्ब्स लाइक कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, हाइड, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है अपने साथ, या आप मूव प्लस इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं यूज कर सकते। ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। गट फीलिंग में आता है कि हो जाएगा, लाइक कीप योरसेल्फ अवे, हम लोग कहते हैं ना, स्टॉप योरसेल्फ, नो, टर्न योरसेल्फ, टर्न हिमसेल्फ। तो ये सुनने में लगता है कि अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, लेकिन ये सारे वर्ड्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। तो यहाँ पे क्या था, यू शुड कीप योरसेल्फ था, शुड इज द हेल्पिंग वर्ब, कीप इज द मेन वर्ब, योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया गया था, जो कि इनकरेक्ट है। तो आपको मैंने दोनों चीज दिखा दिया कि कौन से वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है एंड कौन से वर्ब्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, बहुत क्वेश्चंस यहां से बनाया एग्जाम में, ठीक है। तो ये सेंटेंस में ये योरसेल्फ गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल, ठीक है। लाइक व्हेन आस्क्ड या व्हेन कॉल्ड, शी स्टॉप्ड एट वंस, स्टॉप्ड हरसेल्फ एट वंस नहीं होगा, स्टॉप्ड एट वंस, ठीक है। शी या ही हिड हिमसेल्फ इन द बाथरूम, गलत है, ही हिड इन द बाथरूम, हिड हाइड का सेकंड फॉर्म, आई मीन पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, हाइड, हिड, हिडन, तो हिड इन द बाथरूम, हिड हिमसेल्फ इन द बाथरूम गलत हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। चलो अगला देखते हैं क्या है, ईदर ऑफ दिस थ्री कार्स इज ब्लैक, आई रिपीट, ईदर ऑफ दिस थ्री कार्स इज ब्लैक। अभी देखो एक चीज, इज अ वेरी कॉमन कंसेप्ट, एक बहुत कॉमन एरर भी स्टूडेंट्स करते हैं इसके साथ, ईदर, नीदर, बोथ या नन, ठीक है। इनमें अंतर क्या है, ईदर का मतलब क्या है, 1 आउट ऑफ 2, नीदर का मतलब क्या है, 0 आउट ऑफ 2, बोथ का मतलब क्या है, 2 आउट ऑफ 2, एंड नन का मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि 0 आउट ऑफ 2 प्लस, दो से ज्यादा में से अगर आप किसी को सिलेक्ट नहीं करते हो, दैट्स व्हेन यू यूज नन। अगर मैं दोनों में से एक को सिलेक्ट करता हूं, पकड़ लो, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स है, उनमें से एक आज एब्सेंट है, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स में कहूंगा क्योंकि दो में से एक। अगर मैं बोलूं नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई नहीं, आज कोई एब्सेंट नहीं है, तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। बोथ क्या होगा, दोनों में से दोनों, अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट है, मैं क्या बोलूंगा, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। एंड नन कब यूज होगा, जब दो से ज्यादा में से कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन राजस्थान is planning to work towards this technological field, अगर मैं बोलूं ऐसे सेंटेंस, none of the institutions in Rajasthan is planning to work towards its technological field, तो यहाँ पे मैं ये इंप्लाई कर रहा हूं कि राजस्थान में दो से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन कोई भी अपने टेक्नोलॉजिकल फील्ड के लिए काम नहीं कर रहा है, तो दो से ज्यादा में से कोई नहीं, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दोनों में। एंड ये जो तीन चीज है ना, ईदर, नीदर एंड बोथ, ये हमेशा दो के बीच में ही काम करता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2, ऑलवेज बिटवीन 2, कि दो में से एक ईदर, दो में से कोई नहीं नीदर, दो में से दोनों बोथ, दो से ज्यादा में से कोई नहीं आपका नन हो जाएगा। यहां पे क्या है देखो, ईदर ऑफ दीज थ्री कार्स, अभी कितने गाड़ियां है यहां पे, 3, तो 3 के लिए तो ईदर कभी होगा ही नहीं, तो यहां पे आप एनी हो सकता था, तीनों में से कोई एक, एनी ऑफ दीज थ्री कार्स हो सकता था, तो मतलब 3 में से एक, अगर मैं ईच लिखूं वो भी करेक्ट होगा, ईच ऑफ दिस कार्स, ठीक है, अगर ईच लिखूं तो तीनों का तीनों हो जाएगा, तो मैं एनी के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, एनी ऑफ दिस थ्री कार्स इज ब्लैक, इट मींस ब्लैक इन कलर। तो आपको ये समझना होगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, कितना नाउन है आपके पास, दो है, दो होने से तो इधर ही करेक्ट हो जाता, दो नहीं है तो दो से ज्यादा के लिए क्या यूज होगा, अकॉर्डिंगली आपको यूज करना पड़ेगा। अगला वाला देखो, द प्रोफेसर हैज 3 सन्स बट नन
but neither looks after him. The professor has 3 sons but neither looks after him. अभी कितना बेटा है इसका? 3 sons, 3 बेटे. तो तीनों में से कोई नहीं. अंडरस्टैंड? अगर उनके पास उनका 2 बेटे, मतलब if he had 2 sons, तो neither looks after him करेक्ट होता. लेकिन उनका कितना है? 3 है. 2 से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नन. तो प्रोफेसर हैज 3 sons बट नीदर होगा या नन होगा? यहां पे नन होगा. नन लुक्स आफ्टर हिम. ठीक है? तो आई बिलीव क्लियर हो रहा है आप लोगों को. तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है देखो. आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलो यहां पे क्या है देखते हैं. इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम. इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम. अभी यहां पे क्या हो रहा है देखो. हाँ, इट बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है. प्रोनाउन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट का कुछ कुछ यूज है, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं. इट पहला है कि इट आपका कोई भी चीज को रेफर करने के लिए यूज होता है. लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान, कोई भी चीज. लाइक इट इज अ मार्कर, इट इज अ पेन, इट इज अ बॉय, इट इज अ गर्ल. लाइक कोई भी चीज को आप रेफर करने के लिए. अब मैं लिख सकता हूं कैसे कैसे यूज होगा. टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट. ये कुछ भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. कोई चीज को रेफर करने के लिए हम लोग इट को यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज करते हैं इट को टू मेंशन डे, डेट, टाइम एसेट्रा. To refer to day, date, time, etc. Like it is Sunday, it is Monday, it is 25th of December, it is Saturday, it is 9 o'clock. तो कोई भी डे, डेट या टाइम को रेफर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इट को यूज कर सकते हैं. तो इट इज यूज टू रेफर डे, डेट, टाइम etc. ठीक है? इट का और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेज है. इट जानवरों के लिए या अननोन जेंडर्स के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको लग सकता है कि अगर मैं बोलूं द लायनेस इज फीडिंग हर कब्स. हियर मी आउट करेक्टली. द लायनेस इज फीडिंग हर कब्स. तो आपको लग सकता है कि लायनेस तो बोल दिया है. अभी लायनेस है मतलब मादा लायन होगा. मादा लायन है तो फीमेल. हर कब्स सही होना चाहिए. लेकिन ये गलत है क्योंकि इंसानों में एंड जानवरों में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना. तो इसके लिए जानवरों के लिए ही, हिम, हर, हीज ये सब यूज नहीं होता है इन जनरल. हाँ, अगर आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो तब आप यूज कर सकते हो. नो पर्सोनिफिकेशन जिनको पता नहीं है, मैं शॉर्टली बता रहा हूं. पर्सोनिफिकेशन इज लाइक एक ह्यूमन लाइक फीलिंग कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को देना. अगर मेरा अपना डॉग या कुत्ता है घर पे, मैं उसको अपना भाई अगर सोचता हूं, तो इफ आई कंसिडर इट बोल रहा हूं. हाँ, मैं द डॉग, माई ब्रदर, आई विल से अबाउट हिम लाइक हिम. अभी मैंने यूज किया तो मैं हिम यूज करूंगा. ही इज दिस या हिज नेम इज स्नोई मैं बोलूंगा, या ही वॉज ए गुड डॉग बोलूंगा. तो तब मैं अपना एक ह्यूमन लाइक इमोशन उस नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को दे रहा हूं. लेकिन अगर द जनरल ग्रामर डजंट अप्रूव ऑफ दिस. ठीक है? आप क्रिएटिव लिबर्टी को यूज करके आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपका ऑर्थोडॉक्स ग्रामर डजंट अप्रूव ऑफ दिस. ऑर्थोडॉक्स ग्रामर क्या कहता है कि आपको अगर नॉन लिविंग थिंग या एनिमल है, यू नीड टू कंसिडर इट नॉन लिविंग थिंग. ठीक है? उसके अनुसार आपका ग्रामर का रूल काम करेगा. उसके अनुसार आप इसको इट, लाइक इट इज अ डॉग, इट वाज अ गुड डॉग मैं कह सकता हूं. ही वाज अ गुड डॉग नहीं कह सकता हूं मैं. दिस इज हाउ इट इज यूज. ठीक है? लाइक आपने देखा होगा बहुत जनरली लड़के ऐसा करते हैं. लाइक बाइक खरीद के सामने देखना वाइजर में लिखा हुआ रहेगा राज बीस्ट. तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. वो बीस्ट थोड़ी है, वो बाइक है, लेकिन वो उसको बीस्ट वाला एक फीलिंग दे रहा है. तो इसीलिए वो पर्सोनिफाई कर रहा है उस व्हीकल को एज ए बीस्ट. या कोई गिटार खरीद के देखो इंस्टाग्राम में पोस्ट दे रहा है माय न्यू गर्लफ्रेंड. अरे भाई, गिटार गर्लफ्रेंड कैसे हो सकता है? अब सोच के देखो. लेकिन वो इमेजिन कर रहा है. ठीक है? दिस इज पर्सोनिफिकेशन. बट वहां पे शी, लुक एट हर वो लिखेगा. पोस्ट करके देखना, लिखेगा लुक एट हर. Isn't she beautiful? Isn't she? और कुछ भी लिख सकता है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं. तो पॉइंट बीइंग, ये पर्सोनिफिकेशन को आप यूज करके क्रिएटिव लिबर्टी करके कर सकते हो. लेकिन द जनरल ग्रामर डजंट अप्रूव ऑफ दिस. तो क्या होगा एक्चुअल आंसर उसका? द लायनेस इज फीडिंग हर कप्स का एक्चुअल आंसर क्या होगा? द लायनेस इज फीडिंग इट्स कप. ठीक है? या द बेबी इज क्राइंग, ही मस्ट बी हंग्री. एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं द बेबी इज क्राइंग, ही मस्ट बी हंग्री.
गलत होगा, क्योंकि बेबी इज क्राइंग ना, बेबी जब मैं बोल रहा हूं ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, पता थोड़ी चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे व्हेन द जेंडर इज अननोन यू कैन नॉट यूज ही शी, ऐसा नहीं यूज कर सकते हो। तो बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री, यहाँ पे इट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इट कहां कहां यूज होता है? टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट, डे, डे टाइम एक्सेट्रा, या फॉर अननोन जेंडर्स, या फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाना। नेक्स्ट, इट का और एक बेहतरीन यूज है जहां पे ज्यादातर लोग गलत करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि नो जनरली बाइक या ऑटो के पीछे या गाड़ी के पीछे एक फेमस हुडी वाला कैरेक्टर, हुडी वाला फोटो देके यो करके इट्स मी, एक फोटो आपने देखा होगा ना। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता। एक आई बिलीव यू कैन रिलेट, वो एक हुडी वाला चेहरा यो करके इट्स मी, वो गलत है। नेवर राइट दिस। कोई भी आपको कॉल करे या इट्स मी राहुल, गलत है। यू कैन नॉट से इट्स मी राहुल, क्योंकि इट इज एक्ट्स एज ए डमी सब्जेक्ट एंड इट पॉइंट्स द मेन सब्जेक्ट। वो सब्जेक्टिव केस को पॉइंट करेगा। ठीक है, वो खुद सब्जेक्ट नहीं होगा, वो सब्जेक्ट की जगह बैठ के सब्जेक्टिव केस को पॉइंट करेगा। इट विल एक्ट, इट एक्ट्स एज अ डमी सब्जेक्ट। ठीक है, इट विल एक्ट एज ए डमी सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, तो उसके चलते ना वो सब्जेक्टिव केस को पॉइंट करेगा। तो हम लोग जो कहते हैं ना इट इज नॉट आई, आपको अगर लग रहा है कि इट इज नॉट आई होगा, इट इज नॉट मी होगा, आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे इट्स नॉट मी नहीं होगा, इट्स नॉट आई ही होगा, ये इसका करेक्ट फॉर्म था। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपने देखा है ना इट्स मी यो वाला, तो वो गलत है, ये एक्चुअली इट्स आई होगा। बहुत ही अटपटा सा लगेगा सुनने में। अगर आप पहली बार इसको ऐसे यूज करें तो आपको बहुत ही अटपटा सा लगेगा, क्योंकि जिंदगी भर गलत इस्तेमाल किया है, अचानक से सही बोलोगे तो गलत तो लगेगा ही ना। तो इट्स मी गलत है, इट इज आई इसका करेक्ट फॉर्म है। तो अगर आई सब्जेक्ट हो गया, अभी इट क्या है, इस सब्जेक्टिव केस को पॉइंट किया है। अगर आई सब्जेक्ट है, द वर्ब मस्ट एग्री टू द सब्जेक्ट, इसीलिए हम लोग एक टॉपिक है तो कहते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो द वर्ब मस्ट एग्री टू द सब्जेक्ट, तो इसको आई के साथ प्रेजेंट टेंस में इज थोड़ी यूज करते हैं हम। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं, इजंट इट? तो इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम करेक्ट नहीं होगा। इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, तो आई बिलीव वो एक मिथ क्लियर हुआ होगा आपका, इट्स मी। तो आज के बाद से प्लीज रिक्वेस्ट है, इट्स मी मत कहो, कभी भी मत कहो। कोई भी बोलो तो आप उसको रोको, इसका एक्चुअल रूल सिखा दो। एंड याद रखना, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इट इज अस करके अगर आप लिखो तो आगे चल के आपको यू हैव इट इज अस, इट वेयर या इट आर नहीं होगा। ठीक है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में ही आपको इसको यूज करना है। नेक्स्ट, if they want to succeed in life, each of them has to understand their responsibility. I repeat, if they want to succeed in life, each of them has to understand their responsibility. Error पकड़ पाए? ये देखो यहां पे क्या है, each. तो rule says words like, मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, each, every, each and every, everyone, everybody, someone, somebody, any, anyone, anybody। ये सारे देखने में प्लूरल लगता है ना, कि ईच एंड एवरी, एवरीबडी, एवरीवन देखने से प्लूरल लगता है ना। ये काम प्लूरल का करता है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लेकिन इट टेक्स वन एंटिटी एट ए टाइम। तो ये यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में। अगर मैं बोलूं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स या ईच स्टूडेंट, तो ईच स्टूडेंट होगा, लेकिन ऑल यूज किया था ना, तब सबको हमने एक साथ क्वालिफाई किया था, तो यहां पे स्टूडेंट्स हो गया था। तो ये भी इट विल लाइक काउंटर टू एवरी स्टूडेंट, बट इट विल काउंटर वन स्टूडेंट एट ए टाइम। ठीक है,
वन एंटिटी एट ए टाइम वो काउंटर करेगा। तो इफ दे वांट टू सक्सीड इन लाइफ, ईच था, ईच ऑफ देम, देखो हैज हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया, हैज टू अंडरस्टैंड, ये अभी देयर कैसे होगा, ये हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वर्ड्स मैं फिर से बोल रहा हूं, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन सारे के सारे सिंगुलर्स होते हैं, ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंगली यूज करना। नेक्स्ट, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। रिपीट, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। यहां पे देखो एकदम कॉमन एरर है, कंपनी क्या है, सब्जेक्ट है आपका, हाँ आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, सिंगुलर है कि नहीं, आपका वर्ब है, हैज सिंगुलर फॉर्म में, कोई टेंशन नहीं है। हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम कैसे होगा, ये प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, कंपनी को रेफर कर रहा है ना। व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, दैट रिप्लेसेस अ नाउन, दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। तो ये जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये किसकी जगह पे, कंपनी को मतलब कंपनी के रिप्लेसमेंट में यूज हो रहा है ना। द कंपनी हैज अपॉइंटेड द कंसल्टेंट्स टू हेल्प द कंपनी, हेल्प द कंपनी है ना, इंक्रीज इट्स पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसकी जगह में यूज हुआ है। तो ये प्लूरल कैसे होगा, क्योंकि कंपनी तो तुम्हारा सिंगुलर था, ये कंपनीज नहीं है, कंपनी है, तो ये क्या होगा, न्यूटर जेंडर, हेल्प इट इंक्रीज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। इजी था, हाँ, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। देखो मैं आप लोगों को यही चीज सिखाना चाहता हूं, इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। हर सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छा होना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। चलो अगला देखते हैं। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। नाउ यहां पे क्या गलत है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में गड़बड़ हो गया। याद रखो, ईच अदर एंड वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, लेकिन इनका यूजेज अलग अलग है। ईच अदर इज यूज्ड बिटवीन टू, दो के बीच में अगर बात हो रहा है तो ईच अदर यूज होगा, वन अनदर यूज होगा फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए बात हो रहा है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बेड वन अनदर गुड बाय, तो ऑफ कोर्स क्लास 12 में दो से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो एक दूसरे को टाटा बाय बाय कह रहे हैं, तो दे आर बिडिंग वन अनदर गुड बाय। लेकिन यहां पे क्या थे, देखो क्लियरली मेंशन कर दिया, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच, यहां पे शाउटेड एट ईच अदर होगा, नॉट वन अनदर, शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। क्लियर, रिलेशन बना के चलो सेंटेंसेस के साथ, नो उसका रूल के साथ, समझ के चलो, तो जाके लॉन्ग टर्म याद रख पाओगे। बहुत स्टूडेंट्स का एक ये भी टेंशन करते हैं कि नो दे ट्राई टू रिमेंबर ऑल द रूल्स। मैं ना कभी रूल्स को ऐसे याद नहीं रखता हूं, आई रिमेंबर सेंटेंसेस। सेंटेंस याद होने से ना आप रूल ऐसे आपको याद हो जाएगा। एग्जाम ऐसा होता है ना, एग्जाम का पेपर आप जब देखोगे, आप जब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होगे ना एग्जाम में, कोई रूल दिमाग में नहीं आता है। ग्रामर जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है पहले, आपको पता होगा कि बहुत एक्सपर्टीज है आपके पास, बहुत नॉलेज है, बहुत दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यूज कर रहे हो, या हो सकता है पढ़ा रहे हो, तो ये आपके सारे आंखों के सामने सारी चीजें, रूल बेस्ड चीजें क्लियर होगा। आपको एग्जाम में ना देखना है, आंसर करना है, तो वो कब होगा, जब आपका प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आप देखते ही बोल सकते हो। ये सुन, आप पढ़ रहे हो एक सेंटेंस को और आपको लग रहा है ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे वो तरीके से जो सॉल्व कर पाता है ना, जिस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत जल्दी करता है। एंड वो कब कर पाओगे आप, जब आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब आप एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा यूज कर चुके होंगे, ठीक है। रूल बेस्ड आप थोड़ी इतना बड़ा मैं तो समझाने के लिए आपको छोटा छोटा सेंटेंसेस ले रहा हूँ, एग्जाम में तो बड़ा सेंटेंसेस आएगा ना, तो आप इतना बड़ा सेंटेंस में थोड़ी आप अच्छा ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, थोड़ी ऐसा करने बैठोगे, नहीं करोगे ना। आप डाइसेक्शन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप सीधा पढ़ोगे, अच्छा ये ठीक लग रहा है, वहां पे गलत लग रहा है, वहां अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा करके आप ऑन द बेसिस ऑफ हंच वो आप मार्क कर देते हो। वो आप कब कर पाओगे, मतलब करेक्ट कब कर पाओगे, कर तो ऐसे ही पाओगे, करेक्टली कब कर पाओगे, करेक्टली तब कर पाओगे जब आपका एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो चुका होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आप लोग घर पे लेना, सॉल्व करना, इट विल हेल्प यू। द लास्ट वन, बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम, सुनने में तो करेक्ट लग रहा है, बहुत लोगों को करेक्ट लग रहा होगा,
बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम। यहां पे मैंने एक चीज पढ़ाया था, देखो मैंने क्या पढ़ाया था, जब दोनों में से कोई नहीं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते, नीदर। दोनों में से कोई नहीं, अगर दोनों में से दोनों होता तब हम बोथ यूज करते, अगर दोनों में से दोनों आता तो हम बोथ यूज करते, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया तो हम बोथ कैसे यूज कर सकते, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये ऐसा गलत सेंटेंसेस यूज करना एकदम आम बात है, इन जनरल हम लोग गलत तरीके से आप यूज करते ही हो, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि दोनों में से दोनों नहीं आया, यू आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी आप नहीं कह रहे हो कि दोनों में से नहीं, आप कह रहे हो कि दोनों में से कोई नहीं आया, मतलब 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ 2 तो आप नीदर से यूज करते हो ना, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है, ये सेंटेंस ही गलत है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम केम, ये इसका करेक्ट फॉर्म होता, नीदर ऑफ देम केम। ठीक है, तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चंस, उसके साथ ये सारे रूल्स। तो आई बिलीव आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, नया देखने को, सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा। तो अगर ऐसा ही है तो आई रियली बी नो वेरी मच ग्रेटफुल अगर आप लोग चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो इफ पॉसिबल, ताकि ये बस शुरुआत है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर आपने अलग प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो उनमें भी देखो, हमने वोकैब का वीडियो, एरिथमेटिक, मैथ्स, रीजनिंग, बहुत कुछ अभी अपलोड होने वाला है। मैथ्स अपलोड होना शुरू हो गया, पॉडकास्ट अपलोड होना हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ, ये भी अपलोड होना शुरू हो गया। तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि नो, एंड हिट द बेल आइकन, आई बिलीव ऐसे ही कहते हैं, ताकि आपको आगे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू डोंट मिस एनी। ठीक है, मजा आएगा, स्टे विथ अस एंड आई रियली 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 प्रे दैट आपका जो भी आपका सपना है, जॉब होना या एमबीए एंट्रेंस क्रैक करना, या ये हमारे अगर कोई भी हेल्प से आपको थोड़ा भी सक्सेस मिले तो विल बी वेरी हेल्पफुल, इट विल वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, आई रियली प्रे विश कि आपका आगे दिन अच्छा आ जाए एंड आपको सक्सेस मिले। चलो, थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।